Hi everyone, very good morning to all. From today onwards, we are starting our CSET PYQ सीरीज़. उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ईयर वाइज PYQs है CSET के, उनको बहुत ही बेसिक एप्टीट्यूड से समझेंगे कि अगर आपका आर्ट्स भी बैकग्राउंड है. फॉर एग्जांपल मेरा खुद का ही आर्ट्स का ही बैकग्राउंड है एंड तो तुम्हें उससे एक रिलेटेबल फीलिंग आएगी कि एक्चुअली एग्ज़ाम हॉल में तुम्हें क्वेश्चन विदाउट एनी लॉजिक विदाउट एनी फार्मूला और विदाउट एनी मतलब एक वो कुछ भी देखने, इवन कोई कोर्स भी करने में आप आराम से पेपर को सॉल्व करोगे. ठीक है, जस्ट बी विथ मी. लास्ट क्वेश्चन तक अप्रोच समझनी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ पेपर में, किस लेवल से बोल रहा हूँ और किस एक्सटेंट तक तुम्हें उस अप्रोच को फॉलो करना है. गेटिंग इट. बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो PYQs में कंसेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर करना है एंड बेस्ड ऑन दैट कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अपन 22 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 22 के बाद में जो भी पेपर्स आए हैं ना, जैसे हम लोग जैसे ही 21 का पेपर करेंगे या फिर मान लो कि 20 का पेपर करेंगे तो आई विल लेट यू नो कि 22 में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है और 21 में कौन सा रिपीट हुआ है, 20 में कौन सा रिपीट हुआ है, 19 में कौन सा रिपीट हुआ है. और एक वन मोर थिंग वॉज देयर कि हमने एक जो टेलीग्राम वाला चैनल है वहाँ पे एक वोट करवाया था फॉर दी टॉपिक वाइज एंड पेपर वाइज, राइट, ईयर वाइज. तो मोस्ट ऑफ द पीपल के जो रेस्पॉन्डेड थे वो मोर ऑफ ए उनके रेस्पॉन्स थे टॉपिक वाइज. बट द प्रॉब्लम विद द टॉपिक वाइज इज़ दैट कि तुम्हें टॉपिक्स तो क्लियर हो जाएगा बट जो पूरे पेपर की अंडरस्टैंडिंग है ना वो नहीं आ पाएगी अच्छे से, क्योंकि इसमें CSET में देर आर लोट्स ऑफ द क्वेश्चन जो बेसिक एप्टीट्यूड से सॉल्व हो रहे हैं उनको आप किसी में नहीं डाल सकते. मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं डाल सकते, उनको P&C में डाल दो, नंबर सिस्टम में डाल दो, परसेंट एंड लॉस में डाल दो. UPSC अब मल्टी कंसेप्ट पूछ रही है एक क्वेश्चन में और वो बहुत बेसिक एप्टीट्यूड से हो जाएगा. ठीक है, तो CSET का पेपर इज़ मोर ऑफ ए, एक होता है ना कि हमारा किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशन हो, कोई दोस्त हो या कोई मतलब जनरली, तो उसमें क्या होता है ना कि यू हैव टू फाइंड सम काइंड ऑफ रेड फ्लैग्स कि दिस पर्सन इज़ मतलब रेड फ्लैग है या फिर ग्रीन फ्लैग है एंड बेस्ड ऑन दैट तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हें रेड फ्लैग पिक नहीं करना है. सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को रेड फ्लैग वाला क्वेश्चन नहीं करना पिक. वो तुम्हारा टाइम भी ख़राब करेगा, वो तुम्हारा माइंड भी कंफ्यूज रखेगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं देगा वो क्वेश्चन, और साथ साथ में तुम्हारा मेंटल जो सेटअप है ना एग्ज़ाम हॉल में वो तुम्हारा एक्चुअली वो मतलब टोटली डिवेस्टेड कर सकता है. 3-4 क्वेश्चन अगर आ गए ना तो वो टोटली कर लेंगे. तो मेरा सिंपल जो वो है, एक सजेशन है, एक रिकमेंडेशन है टू ऑल यू गाइज इज सॉरी, आपको क्या करना है कि जो रेड फ्लैग्स है उनको अभी से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना है. ठीक है, अभी से आप करो कि ये क्वेश्चन मेरे को एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना है और मैं आपको बताऊंगा ना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, बट आपको खुद से भी डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन नहीं करना है. तो जो 22 वाला पेपर है उसमें देरा 10 रेड फ्लैग्स जो मैंने हर क्वेश्चन में आगे रेड से मार्क किया हुआ है. ठीक है, वो आप एक बारी जब जब हम पेपर करेंगे तो इस पेपर की मैं PDF भी उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम अपने चैनल पे. चैनल का लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके इस पर्टिकुलर पेपर को खुद से देखो कि एक्चुअली वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक तरीके से रेड फ्लैग है या नहीं है. फिर देर आर 70 क्वेश्चन जो ग्रीन फ्लैग है जिनको बहुत बेसिक एप्टीट्यूड से सॉल्व कर सकते हो, बेसिक मैथ से. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको कैट और GMAT में नहीं जाना है. ठीक है, मान लो मैं 70 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना यहाँ पे ग्रीन में, तो उसमें से अगर आपने 60 भी कर दिए ना एग्ज़ाम हॉल में तब भी यू आर वेल एंड गुड इन गेटिंग इट. मतलब 20 क्वेश्चन देखो, CSET इज़ ऑल अबाउट पिकिंग अप द ग्रीन फ्लैग्स एंड लिविंग द रेड फ्लैग्स. दिस इज़ मोर ऑफ ए मतलब ये एक ऐसा ही गेम है. तो अभी से आपको ये डेवलप करना है, इसलिए मैं पेपर वाइज ले रहा हूँ ताकि तुम्हें एक अप्रोच डेवलप हो जाए कि ये क्वेश्चन रेड फ्लैग है, इसको नहीं टच करना है, ये क्वेश्चन ग्रीन है, इसको मेरे को टच करना है. गेटिंग इट. एंड वन मोर थिंग, आप खुद को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए कंफर्टेबल है, कौन सा टॉपिक कंफर्टेबल है, और बी विथ मी. लिटरली आपको CSET का जो भी फियर है ना वो सारा दूर हो जाएगा जस्ट बाई नोइंग और अंडरस्टैंडिंग दीज बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, तो हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन से स्टार्ट, जो भी क्वेश्चन हैं. ठीक है, अब देखो ये मैंने 2 डाल रखे हैं, जहाँ पे ग्रीन फ्लैग है ग्रीन से डाल रखा है, जहाँ पे रेड फ्लैग है वहाँ पे रेड से मार्क कर रखा है.
बस ये पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से खुद देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन ग्रीन है कौन सा रेड है। गेटिंग इट। अब इस क्वेश्चन को देखो, सीक्वेंस की सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा उसमें क्या करना कि पहले बेसिक एक वो होता है ना कि ब्रॉडली ऊपर की आई से देखना है, डायरेक्टली घुस नहीं जाना है क्वेश्चन में, ठीक है। ऊपर से देखो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या हो सकती है। गेटिंग इट। यूपीएससी इज ऑल अबाउट चेकिंग योर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड मतलब आप ऊपर से देखो कि इस क्वेश्चन का क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखो तुम क्या 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 वो लॉजिक पूछ रहे हैं कि पहले 20 था फिर 10 हो गया, दैट मीन्स कि उसका हाफ हो गया है, राइट। देन अगली टर्म में वो इक्वल हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बढ़ रहा है, फिर 1.5 गुना बढ़ रहा है, फिर 2 गुना बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है 2 टाइम्स, यहाँ पे हो रहा है 2.5 टाइम्स। गेटिंग इट। तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम है ना वो 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब तुम्हें इन तीनों यहाँ से देखो 10 से स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ गया कि ये जो पूरा गेम है ना, ये 1.5 टू 2.5 उससे स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे 20 इंटू 0.5, फिर एक का 10 इंटू 1, फिर 1.5 टू 2.5, अब हो जाएगा 3। गेटिंग इट। क्योंकि यहाँ पे 2.5 हो गया तो 3 करो। अब जब 3 को तुम मल्टीप्लाई करो ना, तब एक चीज़ क्या बेसिक ध्यान रखनी है कि कभी भी उनको देखो, ये ऐसे भी कर सकते हो आप, जो बेसिक आइडिया है, ठीक है। 5 3 जा 15, 1 21 और 22, 225। गेटिंग इट। दूसरा क्या वे है कि अगर जैसे मतलब लॉजिकली सोचना है कि 75 है, ठीक है, प्लस 75 है, प्लस 75 है, तीनों 75 है। अब आप क्या कर सकते हो कि इस 75 में इस 75 का 25 ऐड कर दो मेंटली, दैट मीन्स एक 100 बन गया, पीछे रह गया 50। गेटिंग इट। पीछे रह गया 75। अब ये इसमें ऐड करोगे तो 175 प्लस 50, 225। ये काम मेंटली करना है, जो मैं अभी कर रहा हूँ ना सेकंड स्टेप में, जो सेकंड लेवल की जो वो डिस्कशन है, दैट शुड बी मेंटली, ठीक है। आइदर तुम ये वे कर सकते हो कि 75 इंटू 3 वाला, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पेन को छोड़ के मेंटली करो कि 75 है, दूसरा भी 75 है, तो ये तो सीधा 150 हो जाएंगे, तीसरे 75 में और 75 ऐड करो, तो मतलब दूसरे वे से करो। गॉट इट। सिंपल क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ते में तुम्हें 5 मिनट लग जाएंगे, एग्जाम हॉल में आराम से 3 मिनट तो लग जाएंगे। देखो, पढ़ने में प्लस समझने में इतना टाइम नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना लंबा क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको देख के हटाओ, ठीक है। ये मार्क करो, ऐसे क्वेश्चन में घुसना नहीं है, सीधा मार्क करो कि नो, नो मीन्स नो, ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना लंबे को, ठीक है। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है डायरेक्शन का, आराम से डायरेक्शन वाइज लगा लोगे तो हो जाएगा। देर इज़ नो नीड कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब देखो, रीजनिंग का कैलेंडर प्लस क्लॉक के क्वेश्चन हर साल आ रहे, ठीक है। इनको क्या करो, पहले अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड कर लो। अब ये एक क्वेश्चन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट पूरा कंसेप्ट यूपीएससी घुमा फिरा के पूछता है, तो प्लीज़ एक बारी जाके रीजनिंग का जहाँ से भी तुम्हें कैलेंडर एंड क्लॉक मिल रहा है उसको एक बारी खुद से लगा लो, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक लगेंगे। गेटिंग इट। तो इनका क्या करो ना कि इनका कंसेप्ट एक बारी अच्छे से कर लो, तो ये क्वेश्चन आराम से तुम्हारा बन जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड, मतलब तुम्हें एनी हाउ अटेंड करना है, और एनी हाउ कैलेंडर और क्लॉक को प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन अगली बार डिफरेंट आएगा, तो कंसेप्ट की नीडेड है इसमें, तो आप एक बारी जाके बेसिक अपना कवर करो जहाँ से भी कर रहे हो, फिर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इन टाइप के क्वेश्चन में कभी छोड़ना नहीं है। देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि एक बिल है, वो कितने का है, 1840 रुपये का है, ठीक है। सिंपली कोई मैथ्स नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। डिनोमिनेशन क्या है, 50 रुपये है, 20 रुपये एंड 10 रुपये है। टोटल नोट्स है ना वो 50 है, मतलब अगर आप जैसे कुछ भी अमाउंट कर रहे हो, आपके पास 50 नोट होंगे, वो मिल के आपके बनेंगे 1840। इतना क्वेश्चन में समझ में आ गया। अब वो बोल रहा है कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, जैसे मान लो तुमने 25 नोट ले लिए 50 के, ठीक है, 25 नोट ले लिए 50 के, तो अब जब भी इनको कैलकुलेट करो ना, तो मैंने जो पीछे ऊपर जो वेज समझाए थे ना, वैसे करो। तुम्हारा माइंड उस डायरेक्शन में ऐसे रहना होना चाहिए। माइंड कैसे, ये 25 है ना, तो इसको तुम 10
10 और 5 में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे माइंड 5 वाली जोन में या 15 वाली या 20 वाली जोन में माइंड को ब्रेक करना सीखो अभी से, ठीक है। इसमें कर सकते हो, ये हो गया 500, ये हो गया 500, ठीक है, ये हो गया 250, दैट मीन्स कि ये हो गया 1250। ऐसे कैलकुलेट करो मेंटली, गेटिंग इट। 1250 हो गए रुपए ये। अभी नोट तो कितने यूज़ हो गए, 25 नोट यूज हो गए, पीछे मान लो कि 25 नोट बचे हैं अपने पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में हिंट यही है कि अगर हम लोग सारे बड़े नोट तो 20 वाले, अगर 20 वाले सारे नोट भी यूज़ कर देना मान लो, ठीक है। अब 20 वाले नोट में क्या होगा कि 5 नोट मिला के 100 रुपये बनेंगे। दैट मीन्स कि ये 5, ये 5, इनको 5 में ब्रेक कर दो, ठीक है। मेंटली मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, 100, 200, 300, 400, 500। 500 मतलब ये टोटल बनेगा अगर तुम करोगे तो 1750। दैट मीन्स कि अगर जो पीछे 25 नोट बचे थे ना इसके अलावा, उन सब नोट्स को एग्जॉस्ट भी कर लो ना, तब भी हम बिल नहीं पे कर सकते। 10 को तो अभी यूज़ ही नहीं करना ना, क्योंकि हमें तो पहले मैक्सिमम वाली वैल्यू देखेंगे ना। अगर 25 नोट 10 के यूज़ करोगे तो कितने होंगे, 250 रुपये होंगे, गेटिंग इट। तो अगर मैक्सिमम हम लोग 20 वाला नोट भी 25 नोट यूज़ करें ना, तब भी हमारा बिल पे नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो 35 नोट्स आपने बोल दिए 20 के, ठीक है। 20 के 35 नोट्स बोल दिए, तो अब जब ऊपर तुमने देखा ना 5 5 5 5, तो अब ये तुम्हारे माइंड में सीधा आना चाहिए कि ये हो जाएंगे 700 रुपये, क्योंकि एक 5 जो 20 का नोट है ना, वो 5 नोट मिल के 100 रुपये बना रहे। तो 35 नोट 7 इंटू 5, दैट मीन्स कि 700 ये रुपये बना लेगा। अब देखो रिमेनिंग क्या बोल रहा है, रिमेनिंग नोट्स कितने बचे, सॉरी ये नहीं, ये है रिमेनिंग नोट्स बचे 15। अब 15 नोट्स अगर तुम 50 के यूज़ कर दो मान लो, तब तुम्हारे पैसे हो जाएंगे 750। तब भी तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा। गेटिंग इट ना, गेटिंग माई पॉइंट। बस तुम्हें यही लॉजिक लगाना है कि पहले इन नोट्स का एक बारी देखो, उसके बाद में जो मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला नोट है उससे मल्टीप्लाई करो जो नोट बच गए हैं। इसमें नोट कितने बच गए थे, 15 नोट। अगर 15 नोट का मान लो 50 वाले नोट भी यूज़ कर लें, ठीक है, जो 15 नोट बचे हैं उसमें 50 रुपये वाले नोट भी यूज़ कर लें, तब भी 750 होंगे, प्लस 700, तब भी अपना पेमेंट नहीं होगा। सेम गोज़ विद द थर्ड। 20 के आप 20 नोट्स यूज़ कर रहे हो, 10 के 200, ठीक है। अब अगर 50 भी करो, पीछे नोट बते 300, ठीक है, सॉरी 30 नोट्स बते, 30 नोट में अगर तुम 50 के हिसाब से करोगे तो 1500 रुपये, तो ये भी पूरे नहीं होंगे। दैट मीन्स कि तीनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। आई होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। बेसिक है, इट्स जस्ट दैट कि आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट है। जहाँ से भी नंबर सिस्टम करो, प्लीज़ जो पार वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे से देख लो। यूपीएससी इज़ आस्किंग एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चन घुमा घुमा के, तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कमिंग टू 10th को मैंने रेड फ्लैग में डाला है कि इस क्वेश्चन को नहीं अटैम्प्ट करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है और इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया। एक बार इसको पढ़ के देख लेना, एंड आई वुड 100% एग्री विथ यू कि ये क्वेश्चन लगभग तुम एग्जाम के मोमेंट में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई फॉर्मूला पता हो, ठीक है। इसको सीधा छोड़ दो। अभी तक 10 क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन छोड़े डायरेक्टली, ठीक है। तो इस पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन आर देयर जो बिल्कुल रेड फ्लैग्स हैं, नहीं होंगे एग्जाम टाइम में। देर इज़ नो नीड। आपको 10 क्वेश्चन अगर आपसे और भी नहीं हो रहे तब भी कुछ नहीं, 60 क्वेश्चन तो हो रहे, उनको करना है, ठीक है। देन कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन का पहले बेसिक आप समझो कि एक 3 किलोमीटर रेस है, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 किलोमीटर की एक कंप्लीट रेस है और 300 मीटर का ट्रैक है, उसमें आप रन कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपको 10 राउंड दौड़ने पड़ेंगे तब जाके आपका 300 मीटर होगा, अरे 3000 मीटर होगा। गेटिंग इट, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब जब इतना समझ में आपको आ गया है तो अब आगे का देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अब ये एक्स एंड वाई है, देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दैट मीन्स कि जैसे ये है, मान लो ये एक्स और वाई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एक्स घूम के सेम पॉइंट पे आएगा। मान लो एक राउंड कर लें तो एक्स की स्पीड तो 300 है, मतलब 3 मान लो। तो 3 मतलब तुम ऐसे मान लो कि एक दौड़ता है भाई 300 मीटर और दूसरा दौड़ता है 200 मीटर। मैं तुम्हें बहुत बेसिक वे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स तो हमेशा यहीं आएगा ना। एक्स एक राउंड करके यहाँ आ रहा है, फिर एक्स अगर दूसरा राउंड करेगा फिर यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स कि हमने को वाई देखना है कि वाई यहाँ पे कब आएगा। गेटिंग इट ना। तो वाई अगर मान लो वाई की तो 200 है, मतलब मान लो वाई की स्पीड 200 है,
तो 200 मीटर मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 200 मीटर में वो यहाँ आ जाएगा पहले राउंड में, दूसरे राउंड में वो यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा, बट तीसरे राउंड में वो 200 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो वाई है ना वो तीसरे राउंड में इस पॉइंट पे आ रहा है, ये पॉइंट मान लो ए। दैट मीन्स कि जब वाई तीसरे पॉइंट पे ए पे आ रहा है तब एक्स भी तो एक्स तो हमेशा ए पे ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ कि 900 मीटर में ये जो दोनों है ना एक्स वाई वो एक बारी मिल रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ ना। इसकी स्पीड मान लो आप 300 मीटर है, इसकी 200 है, तो ये पहला राउंड निकाल लिया भाई 300 मीटर, दूसरा भी निकाल लिया और तीसरा भी निकाल लिया। एक्स क्या करेगा, ये जो दूसरे वाला है जिसकी 200 मीटर है वो तो पहला राउंड यहीं तक होगा उसका, क्योंकि 200 मीटर ही तो दौड़ता है। फिर उसका दूसरा राउंड यहाँ पे होगा 100 मीटर, तीसरा राउंड उसका यहाँ पे हो जाएगा। दैट मीन्स कि 900 में जब ये जिसकी स्पीड कम है ना, ये जो अपना वाई है, वाई 3 राउंड निकालता है तब इस पॉइंट पे आता है ऊपर वाले पे, ठीक है। एक्स तो 3 राउंड, एक्स तो वैसे ही आ रहा है। दैट मीन्स कि 900 मीटर में ये एक बारी मिल रहे हैं, तो 1800 मीटर में दूसरी बारी मिल जाएंगे और तीसरी बारी मिल जाएंगे 2700 मीटर में, ठीक है। अपने को रेस कितनी है 3000, 3 किलोमीटर, दैट मीन्स 3000। समझ में आया? तो ये 3 बार मिलेंगे। गेटिंग इट? बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है ये मैंने ग्रीन फ्लैग में डाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो देखना है। दूसरा एक और तुम्हें बताता हूँ मैं भी, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, तुम 300 मीटर का है तो 300 मीटर के हिसाब से थोड़े बहुत एक पॉइंट्स डाल दो, ठीक है। जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी ना उसके हिसाब से ही तुम्हें काउंट करना है। रिलेटिव स्पीड क्या है 1 मीन्स एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 3 राउंड में ये एक बारी मिल रहे हैं। 3 राउंड मतलब 900 मीटर, तो 2700 मीटर में 3 बार मिल लेंगे। समझ में आया? रिलेटिव स्पीड से भी निकाल सकते हो, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया सो दैट कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करके आना, एग्जाम में छोड़ के नहीं आना। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, आराम से। बस इनका ये है कि इनकी लैंग्वेज पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। पहले अल्फ़ाबेट रिवर्स करने हैं, एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्यूपाइज, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ, इसको अच्छे से लिख लो, जैसे ऐसे कर सकते हो ABCDEF, उसी में लिख लो, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, लिख के फिर चेक कर दो। गेटिंग इट? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम मार्क्स अफोर्ड नहीं कर सकते लूज़ करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में एप्टीट्यूड है, ये दिस क्वेश्चन इज टोटली अबाउट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पे तुम समझना, ठीक है। ऐसे तुम्हारा एप्टीट्यूड डेवलप होगा, इसलिए मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं ले रहा हूँ। जैसे मान लो एक टूर्नामेंट ऑफ चेस, मतलब चेस का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, हैविंग 150 प्लेयर्स जो एंट्रेंस हैं, ठीक है, 150 टीम है आप मान लो, ठीक है। ए प्लेयर इज एलिमिनेटेड वेन एवर ही लूजेज ए मैच, मतलब ए और बी है पहले, मान लो इन दोनों ने एक मैच खेला और ए हो गया बार, ठीक है, बी जीत गया, दैट मीन्स ए बार हो गया। एक मैच खेला है उसमें एक बार हुआ है दूसरा मैच तुम्हारा मान लो बी एंड सी का बीच में होता है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, सी जीत गया तो बी बार हुआ। तो क्या हो रहा है, एक मैच हो रहा है, एक एलिमिनेट हो रहा है। तो आप ऐसे जाओ 148 मैच तक 148 लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ में आया आपको? गेटिंग इट ना? बस इसमें इन टाइप्स के क्वेश्चन में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 149th मैच होगा ना, जो भी उसमें प्लेयर होगा वो 149th एंड 150th के बीच में होगा। गेटिंग इट? मान लो जैसे 140th मैच हो गए, 145 मैच हो गए, ठीक है, तो 146 मैच होगा 146 प्लस 147 के बीच में, ठीक है। फिर 147 वाला 147 प्लस 148 के बीच में होगा। तो जो लास्ट में बचेगा ना ये पेयर, बस यही तुम्हारा एप्टीट्यूड है। यहाँ पे यूपीएससी चाहती है कि तुम थोड़ा दिमाग लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। जब ये मैच होगा ना तो जो भी जीता है, मान लो 149 वाला जीत गया, तो 150 वाला अकेले नहीं खेल सकता ना। गेटिंग इट? समझ रहे हो? तो मैच कितने हो गए, 149 ही हुए। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है कि 148 मैच तक 148 पीपल विल बी एलिमिनेटेड। पीछे कितने बचे, 2 लोग, तो 2 बीच में ही आपस में मैच होगा ना, एक के बीच में तो नहीं हो सकता, तो दोनों के बीच में मैच होगा। मान लो कि दोनों बचे हैं लास्ट में, के और एल, ठीक है, तो के और एल के बीच में मैच हो रहा है, तो एक जीत गया तो एल बाहर हो गया, तो एल फिर किससे मैच करेगा, किसी से नहीं कर सकता ना। तो बस यही यही एप्टीट्यूड है कि लास्ट का जो मैच होगा ना 149 एंड 145 वाला, वो बस फाइनल मैच है, क्योंकि उसके बाद में प्लेयर एक ही रह जाएगा। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में अगर, जैसे हमारे टाइम में क्या होता था जब बचपन में थे कि 2 प्लेयर हैं, अगर मान लो कि ये बैटिंग कर रहे हैं,
अगर एक आउट हो गया तो लास्ट वाले का बैटिंग नहीं देंगे उसको, क्योंकि फिर वो दोनों साइड से रनिंग नहीं होगी। गेटिंग इट? कुछ कुछ में होता है कि भाई एक को सिंगल खिला रहे हैं, कुछ में है कि सिंगल नहीं खिला रहे हैं, तो ये सिंगल वाला एक गेम है। ठीक है, बस ये समझना है। यहीं पूछा है कि इट इज़ ए गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन द टाई और ड्रॉ। ठीक है, हाउ मेनी मैचेज आर प्लेड, बस 149। ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबसे ईजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें एक एप्टीट्यूड चाहिए उस लेवल का। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है मंकी वाला, कि मंकी इतना कूदता है फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर इतना कूदता है फिर वापस नीचे आ जाता है। उसमें भी लास्ट स्टेप में एप्टीट्यूड है। ठीक है, एक बॉल वाला है कि बॉल को नीचे गिराओ तो वापस वो हाइट अटेन कर लेती है, नीचे गिराओ वापस हाइट अटेन कर लेती है। तो उसमें भी सेम कंसेप्ट है कि जब तुम लास्ट में नीचे गिराओगे तो लास्ट स्टेप में तुम्हें बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू। गेटिंग? देन ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, तुम समझो। इन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच नंबर दैट ईच डिजिट ऑड। तुम्हें देखना है 100 से लेके 1000 तक ऐसे डिजिट्स जिसमें हर डिजिट ऑड हो, मतलब 125 भी नहीं चलेगा। ठीक है, 105 भी नहीं चलेगा क्योंकि जीरो भी इवन है। ठीक है, एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, ये डिविजिबल बाई 5 है बट ये ऑड नहीं है, इवन है। 115 एक नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे निकालना यार एग्जाम के मोमेंट में, लिटरली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने रेड फ्लैग में रखा है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जनरली जो जनरल एस्पिरेंट है वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मैं खुद नहीं कर पाता एग्जाम में। ठीक है, तो बट पीछे 70 क्वेश्चन है ना, सोचो वो करने हैं अपने को। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं रेड फ्लैग में डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, एग्जाम के मोमेंट में एक्स एक्स वाले नहीं सॉल्व होते, सिंपली छोड़ दो। ठीक है, देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनो, सबसे ईजी क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज में तोड़ना सीखो। टोटल परसेंट कितने होते हैं जनरली? 100% का हम लोग एक वो लेते हैं भाई स्टैंडर्ड। तो उसमें मान लो कि अपन अगर 20% के हिसाब से बात करें तो 20% कितना हुआ? 20%, 20%, 20% और 20% और 20%, मतलब ये 5वीं यूनिट हुई है। 1 20, 2 20, 3 20, 4 20, 5 20। मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं ना कि कोई भी चीज़ 20% के वजह, मतलब कोई, मतलब किसी की प्राइस 20% बढ़ी है, दैट मीन्स कि पहले 5 यूनिट है। अभी देखो इसके हिसाब से 20, मतलब 100 के हिसाब से 5 यूनिट ही होगी। अगर 20% बढ़ी है मतलब ये 6 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट ही बढ़ी है। समझ आ रहा है ये कंसेप्ट? मान लो मैं बोलूँ कि किसी चाय की प्राइस 40 यूनिट मतलब 40% बढ़ गई है, दैट मीन्स कि दो दो यूनिट बढ़ी है, तो 5 का 7 हो गया। ये तुम्हें रेशियो को नंबर्स में लेके आओ। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, ट्राई करना कि ये आ जाएगा। मान लो अगर रेशियो ब्रेक होता है 25 में, 25 25, तुम्हारा 25 एंड 25। ठीक है, तो ये हुआ है 4 टाइम। दैट मीन्स कि जब मान लो किसी चाय की प्राइस अगर 25% बढ़ रही है तो 4 का 5 होगा, क्योंकि एक ही बढ़ा है। 4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 25 हमेशा जो 25% का रेशियो टूटेगा ना वो 4 में टूटेगा, मतलब दिस 25% इज द फोर्थ ऑफ द 100%। गेटिंग इट? ठीक है, इतना समझ में आ गया? बस यही लॉजिक लगाना है तुम्हें और इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करना है। कैसे करोगे? द द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वॉज 25%। ठीक है, 25% मतलब 4 में टूटा है, रेशियो 4 का हो गया 5। देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 20%। 20% देखो 20% है मतलब 5%, 5 में टूटा है, डिक्रीज हुआ है मतलब एक डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो, अब तुम सिंपली यहाँ तक आ गए हो ना, तो इन दोनों को क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको करोगे 20, इसको करोगे 20, दैट मीन्स 20 का 20 ही है, कोई फ़र्क नहीं हुआ है, सेम प्राइस है। ठीक है, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब देखो, देन अगेन इंक्रीज बाई 10%, फिर से 10 बढ़ गई, 10 का हो गया 11। गेटिंग इट? 10 का 11 कैसे हुआ? क्योंकि जब 10% में टूटेगा तो वो 10 बार टूटेगा। समझ में आया? 20 का टूटेगा तो वो 5 में टूटेगा, 25 का टूटेगा तो वो टूटेगा तुम्हारा 4 में, और 50 का टूटेगा वो टूटेगा 2 में, रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि 10 का 11 हो गया, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस? 10 का 1 बढ़ गया, दैट मीन्स 10% बढ़ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लो 100% का 125% हो गया, भाई अपन ऐसे परसेंट के हिसाब से ले लें सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। फिर घट गया, 20% घट गया तो 100 का 80 हो गया। इतना समझ में आ गया? ये तो क्लियरिटी है ना। अब देखो 100 में 5 का, इन दोनों को वो ब्रेक करो तो ये 20 का ही भाग, 25 का भाग दे दो, तो यहाँ पे 25 का भाग दोगे 4, यहाँ पे 25 का भाग दोगे तो 5। अब यहाँ पे 20 का भाग दे दो, क्योंकि 20 से ये दोनों कट हो जाएंगे,
तो ये हो गया 5, ये हो गया 4। जो हम बात करें वो वही है, बट वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिए, ठीक है। लास्ट में 100 का 110%, तो कितना परसेंट बढ़ गया? 10%। तो रेशियो को हमेशा ब्रेक कैसे होता है वो थोड़ा बहुत समझ लो। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आराम से एग्जाम हॉल में हो जाएगा, ठीक है। देन कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्यों इजी है? क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या करना है, देखो नंबर एंड उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। एक बारी बेसिक समझ लो। आई विल ट्राई कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के समझा लूँ। ये क्वेश्चन भी बेसिक है, एक बारी आप ट्राई करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी हो रहा है मान लो, तो इसको तुम उसमें छोड़ सकते हो। मान लो तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है तो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग? तो इसको करना है, ठीक है। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने। ब्रदर बोला है तो यहाँ पे ब्रदर ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सिबलिंग्स का बोल दिया, तो सिबलिंग्स में दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है जेंडर का। यहाँ पे बेसिक चीज़ यूपीएससी लिटरली, जीएस में भी मैंने देखा ये सम है, डिफाइंड है, इंक्रीज है। यहाँ पे भी देखना एक एक वर्ड से यूपीएससी गेम प्ले करती है, ठीक है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन दैम, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्या बोल रहा है? 101 किलोमीटर मतलब लगभग 1010 मीटर है लंबी रोड, ठीक है। मतलब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। 101 प्लांट लगा रहे हो आप इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। अब तुम समझो एक गेम क्या है कि जब तुम इतने मीटर में 101 प्लांट लगाओगे ना इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। देखो मान लो अगर तुम्हें एक मैं छोटा सा कर दूँ, इसी का एक छोटा वर्जन ले लें कि मान लो 110 मीटर है, ठीक है, और उसमें तुम्हें 11 पेड़ लगाने। गेटिंग इट? समझ आया ना आपको ये क्वेश्चन? कि इसको हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि 110 मीटर एक कोई रोड है जिसमें आपको पेड़ लगाने 11 पेड़ लगाने। क्वेश्चन वही है लेकिन मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। अब देखो पहला पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। लेकिन इनके बीच का जो ये स्पेस है ना ये 10 होंगे। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गेटिंग इट ना? तो एक पेड़ मतलब जो स्पेस होगा ना बीच में वो 10 होगा, 11 नहीं होगा। अब देखो, अब यहाँ पे आओ वापस। जब बोल रहा है कि इतने डिस्टेंस पे पेड़ लगाने हैं 1010 पे 111 ये इक्वल डिस्टेंस में लगाने हैं, दैट मीन्स पेड़ तो कितने लगेंगे? पेड़ तो 101 ही लगेंगे लेकिन डिस्टेंस 100 लगेगी। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? जैसे मैंने हिंट दे के वो समझाया था। तो 100 से वो कर दो, डिवाइड कर दो इनको, ठीक है। 100 से डिवाइड करोगे तो 10.4 आएगा तुम्हारा एक पेड़ के बीच का डिस्टेंस। अब इन्होंने बोला है 5 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब 1 2 3 4 5। 5 कंजिक्यूटिव के बीच में 4 गैप्स होंगे, 1 2 3 4। 4 गैप को करोगे तो आराम से तुम्हारा ये 10.1 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया 40.4। बस तुम्हें एप्टीट्यूड कहाँ पे है कि अगर 11 पेड़ लगा रहे हैं ना उनके बीच का स्पेस 10 होगा, ये ध्यान रखना। जैसे अपने हाथ में कितनी 4 उंगलियां हैं ना, तो उनके बीच में 3 स्टेप्स है, 3 स्पेस है। जैसे एक ही उंगली, 2 3 4, तो इनके बीच का स्पेस 3 ही है। उंगली 4 होगी बट स्पेस 3 है। ये चीज़ ध्यान रखना, पेड़ का अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन आता है तो ऐसे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं ऐसे ही तो मैं वर्बली सॉल्व करवा देता हूँ ताकि समझ आ जाएगा कि ABC 3 प्लेसेस है, ठीक है। मान लो यहाँ से करवा लेते हैं, मैंने ट्राई किया था A B and C, देखते हैं, ठीक है। सच दैट देर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A to B 3 रोड है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को मैनुअली करना है विदाउट एनी मतलब ज़्यादा फोकस करके। बस सिंपली लिख लो कि 3 रोड है जो A से B को जाती है, ठीक है। अब देखो 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम B to C। अब B to C 4 डिफरेंट जाती, 1 2 3 4, ये जाती कहाँ है? सारी C में जाती, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? अब देखो एंड 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A to C। अब A to C भी है, A to C ये हो गया एक रोड, 2 रोड और एक यहाँ पे रोड, मान लो 3 रोड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तुमने मैनुअली लिख लिया। अब क्वेश्चन देखो, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रैवल फ्रॉम A to C यूजिंग दीज रोड्स, मतलब कितनी बार वो जा सकता है। तुम्हें कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है? कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि जैसे ये जाएगा ना बंदा, इसने बोला है कि A से C में जाना है, कितनी बार जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है कि पहली मान लो इस रोड से गया,
तो यहाँ तक गया, ठीक है, बी तक। बी से वो इसी रोड को यूज़ करके एक बार जा सकता है यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब ऊपर वाली रोड यूज़ करके ये 4 बार गया। तो नीचे वाली रोड भी यूज़ करके 4 बार जा सकता है, +4। नीचे वाली रोड यूज़ करके भी ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, +4। मतलब वो बंदा इन 3 रोड को यूज़ करके 12 बार जा सकता है, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ गया। 12 प्लस 1 तो ये सीधा, 3 तो ये सीधे हैं, सॉरी, 12 + 3 15। बस ये ध्यान रखना है कि जब बंदा जैसे 3 रोड बोली है ना यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा बी पे, बी के बाद में ये 4 डिफरेंट रास्ते से जा सकता है, फिर इस रोड से जाएगा 4 डिफरेंट रास्ते, तो 12 + 3 15। सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम हॉल में आराम से हो जाता, ठीक है, गॉट इट। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 28। बस यहाँ पे हिंट दिया है कि ए हैज़ सम कॉइन्स, ठीक है, ए गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स टू एंड 2 मोर टू बी, बी गिव्स हाफ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट दिया है कि द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज़ नाउ इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट होता है 10, दैट मीन्स कि डी के पास तो 10 है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो, सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू डी। सी के पास जितने भी कॉइन्स थे उसके हाफ +2 उसने डी को दे दिए, दैट मीन्स कि डी के +2 में है ना, तो डी का हो गया 8 + 2। ये तो सी के हैं और ये एक्स्ट्रा हैं, दैट मीन्स कि सी के कितने हैं, सी के 8 हैं, बट ये 8 सी के हाफ है, तो सी के फुल कितने हो जाएंगे, 16। गेटिंग इट। अब जब सी के फुल 16 हो जाएंगे तब आप बी में आओ। बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स +2 टू सी, मतलब जो सी के पास फुल है ना, उसमें 14 + 2 है, 2 तो एक्स्ट्रा है, बट 14 है जो बी का हाफ है, दैट मीन्स कि बी का फुल कितना हो जाएगा, 28। गेटिंग इट। पीछे से जाओगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आराम से होगा, ठीक है। डर जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया जो ये, सॉरी, ये बी, सी हो गया, ये बी है। अब आओ ए में। अब ए के पास भी सेम है, हाफ वाला कंसेप्ट है, तो इसमें 2 ऑलरेडी एडेड है, दैट मीन्स कि पीछे कितना बच गया, 26। तो 26 का 2x कितना होगा, 52। गेटिंग इट। तो कॉइन्स ए के पास कितने हो जाएंगे, हाउ मैनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगनिंग इज 52। गेटिंग इट। कैसे होगा 52, सबसे पहले 10 थे, इसने बोला स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब 10 में से 2 तो किसी और के हैं, लेकिन जो बाकी बचे हैं ना वो सी का हाफ है, बाकी कितने बचे, 8, तो सी का कितना हो गया, 16। गेटिंग। फिर जब सी का 16 हो गया तो उसमें 2 एक्स्ट्रा है, प्लस जो 14 है वो तुम्हारा बी का हाफ है, तो बी का हो गया 28। फिर ए का कितना बचा, इसमें 2 तो वो अडेड है, 26 हो गया, 26 का इंटू 2 52, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो जाता है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये सीरीज़ आई थिंक किसी ने मेरे को व्हाट्सएप भी किया था कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन मतलब करना कैसे। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये देखो कि ये ए है, ये ए बी है, ये ए बी सी है, ये ए बी सी डी है, दैट मीन्स कि 1 2, ठीक है, 1 2, फिर हो रहा 3, फिर हो रहा है अपना ए बी सी डी 4, ठीक है, ये 4 सीधा ही लिख लो या कैसे भी लिख लो, फिर हो रहा 5। दैट मीन्स कि ये सीरीज स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे क्या आएगा, 6, ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा आगे, ये 6। फिर 7 आएगा, 7 में क्या, एफ में आगे वाला जी लग जाएगा, फिर एच लग जाएगा, फिर आई लग जाएगा। गेटिंग इट। तो अब आपको क्या करना है तो मैं समझ में आ गया, इसने बोला 100 प्लेस, दैट मीन्स कि इनको काउंट करना पड़ेगा तभी जाके 100 निकलेगा ना। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एक बार 10 तक देख। अब जब भी इनको कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखो कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। 1 10 कितने होते हैं, 11। 9 और 2 कितने होते हैं, 11। ठीक है। 3 और 8 कितने होते हैं, 11। 4 और 7 कितने होते हैं, 11। 5 और 6 कितने होते हैं, 11। दैट मीन्स 11 इंटू 5, तो इनका जो सम आएगा वो आ जाएगा 55। गेटिंग इट। मतलब अभी तक हमारी टर्म आई नहीं है। 55 में प्लस आप ऐड करो 11, ये हो गया 66, प्लस आप ऐड करो 12, कितना हो गया 76, 78 अराउंड, हाँ ठीक है 78, प्लस ऐड करो 13, ये हो गया 91। मतलब जो 91 तक टर्म होगी ना
वो अपने को ऐड ही नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद में ऐड करेंगे तो 14 वो 100 के बाहर चली जाएगी। तो अपने को अभी क्या करना है कि 91st के बाद में ये सेम सीरीज़ वापस स्टार्ट होगी, ABCDEFGHIJKL, ठीक है। अब देखो ये 92nd, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये है तुम्हारा 100 प्लेस, ठीक है। अगर तुम्हें सिंपली भी समझ में आ रहा है तो ये नंबर सिस्टम की एक सीरीज़ है, 1+2+3+4+5, तो 13 तक तुम्हारे हो जाएंगे 91। तो ये सीरीज़ है ना, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, सॉरी AB तक, ये ABCC तक, ये D तक, ये E तक, तो 91 तक वो पेयर पूरा ख़त्म हो जाएगा ABCD वाला, फिर नया स्टार्ट होगा 92 से। गेटिंग इट? ये सेम क्वेश्चन 2008 या 2009 के सीरीज़ में उन्होंने पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यार सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, आराम से खुद से हो जाएगा, एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। देन आप आओ क्वेश्चन नंबर ये वाले पे, ठीक है। ये मैंने सिंपली एक क्या चीज़ सोची कि एक्स वीक बोल रहा है, तो तुम्हें कुछ ऐसा हिंट नहीं दे रहा है ना, एक्स कैन बी एनीथिंग, तुम एक रख लो। एक्स अगर एक वीक है दैट मीन्स एक वीक में, ठीक है, एक्स डेज है, एक्स आवर से, एक्स मिनट से एंड एक्स सेकेंड से, और सेकेंड में लेना है, ठीक है। तो अगर अपन एक्स करेंगे ना, तो सेकंड में तो जो लास्ट डिजिट होगा वो तो डेफिनेटली 1 आएगा। गेटिंग इट? अगर हम लोग 1 सेकंड मान रहे हैं, मान लो एक्स की जगह 1 सेकंड है और अपने को आंसर भी हाउ मेनी सेकंड्स में पूछा है, दैट मीन्स कि जो सेकंड है वो तो एक में ही आएगा। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इन दोनों को सीधा हटा दो क्योंकि इनका लास्ट डिजिट 0 है, 0 तो होगा ही नहीं, ठीक है। यही एप्टीट्यूड है, दिस इज़ वॉट UPSC इज़ लुकिंग फ्रॉम यू गाइस। गेटिंग इट? अब क्या करना है, मान लो एक्स वीक है, तुम एक्स वीक को छोड़ो, पहले एक्स मिनट्स में, एक्स मिनट है कि 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। एक्स आर से, एक आर है तो एक आर में 60 मिनट होती है, ठीक है। तो सोचो कि अगर मान लो कि तुम 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड। फिर आता डेज, एक डेज में 24 घंटे होते हैं। अगर 1 घंटे में 3600 हो रहा है, तो मान लो 10 घंटे में कितना होगा, 36,000 सेकंड। तो ये हट गया ना, ये तो 11,000 ही छोटा अमाउंट है। बस सिंपली आ जाएगा डी आंसर, कोई ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपली ये लॉजिक लगाना है। जब उसने एक्स डेज पूछा है तो एक्स को तुम एक रख के देख लो, और एक्स को 2 रखोगे, देखो 2 रख सकते हो, देर इज़ नो, मतलब वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसने सेकंड्स में पूछा है, 2 रखोगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, बट एक एक रख के अगर आप सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, एक रखोगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा, और तुम्हें इसको चेक करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा। बट एप्टीट्यूड UPSC यही चेक कर रहा था कि 1 सेकंड बोला है ना इसने, बस यहाँ पे हो जाएगा X सेकंड, ठीक है। ये तो देखो क्वेश्चन वही है कि ब्लड रिलेशन वाले हैं तो उनको एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। गेटिंग इट? अब इन क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि किस डायरेक्शन में सोचना है। जैसे इसने बोला है कि क्वेश्चन क्या है, हाउ फार सिटी P इज़ फ्रॉम Q, कि P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है। Q इज़ 18 km फ्रॉम द R, मान लो Q ये है, वो 18 km है R के, ठीक है। ये हो गया। सिटी P इज़ 43 km फ्रॉम R, तो R से 43 इधर भी हो सकता है P, और 43 इधर भी हो सकता है, इधर होगा तो पीछे कितना बच जाएगा, अराउंड 25, ठीक है। तो अब जो प्रिसाइज लोकेशन है ना P की, आइदर इट कैन बी हेयर, आइदर इट कैन बी हेयर, दैट मीन्स कि हम लोग P की एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं कर सकते। यह तुम्हें एप्टीट्यूड ध्यान रखना है कि P आइदर कैन गो इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, बस दैट एटीट्यूड और दैट एप्टीट्यूड इज UPSC इज लुकिंग फॉर, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन। देखो सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लिटरली दे आर वेरी इजी। बस तुम्हें नहीं आ रहा तो मैं एक क्वेश्चन हिंट दे के तुम्हें समझा देता हूँ, ताकि तुम ये कर सकते हो कि एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल पेन्स आर ब्लॉक्स, ये ऑल पेन है, सारे पेन ब्लॉक बुक्स है, सॉरी, तो बुक्स है दैट मीन्स कि बुक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये पेन हो गए, ये बुक्स हो गया, ठीक है। जो ऑल बोला है ना वो सारे एक बुक्स के अंदर ही आएंगे। गेटिंग इट? तो ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ऑल जो पेन है दे आर कमिंग अंडर द बुक्स, बट ऑल बुक्स आर नॉट द पेन। उल्टा कभी सही नहीं होगा। नो चेयर इज ए पेन, ये चेयर आ गई अलग से,
चेयर इधर भी आ सकती है, ठीक है। देयर इज़ नो मतलब कहीं मेंशन नहीं है। अब देखो ऑल चेयर्स आर बुक, ऑल चेयर तो बुक हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे दिया है ना नो चेयर इज ए बुक, तो यहाँ पे चेयर कहीं नहीं आएगी, तो बुक्स यहाँ पे भी तो है, तो पहला हट गया। सम चेयर्स आर पेन, सम चेयर्स आर पेन, यहाँ पे दिया और नो चेयर इज़ पेन, तो ये तो सीधा इसका उल्टा है, ठीक है। ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स तो चेयर हो ही नहीं सकती, ठीक है। कुछ बुक्स यहाँ पे भी है, तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट में सीधा दिया है नो चेयर इज ए पेन, सिंपल हट गया, ठीक है। सी, नो चेयर इज ए बुक, नो चेयर इज ए बुक, देयर कैन बी समवन, कुछ हो सकती है, सीधा आ गया डी, ठीक है। ये डी सॉरी अपना आंसर हो गया। बहुत इजी है ये वाले सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन, प्लीज़ इनको ट्राई कर लो। नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बिलो कर दो ताकि मैं तुम्हें समझा दूंगा कि ये सिलोजिज्म वाला टॉपिक कैसे करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ये, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तुम्हें एप्टीट्यूड, वही है ना कि ऊपर से देखना है तुम्हें क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना है कि जहाँ पे भी दो वेरिएबल्स दिए हैं ना, उनके बेसिस पे तुम्हें बाकी सबकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। सॉरी, देखो पी एंड क्यू टुगेदर परचेज द 21 नोटबुक, 21 नोटबुक है जो पी प्लस क्यू की है, लिख लो 21, ठीक है। जेड परचेज्ड 8 नोटबुक मोर देन एक्स डिड, अपने को नहीं पता है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें देखना है कि क्यू है उसने परचेज करी है 5 नोटबुक लेस देन पी, ये दोनों सेम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि जब क्यू ने 5 बुक्स कम खरीदी है पी से, तो इन दोनों का सम कितना है, 21 है, तो 5 का डिफरेंस है तो उसको सीधा हटा दो, सीधा हटाओगे तो कितना बचेगा, 16, ठीक है। अब 16 को डिवाइड कर दो तो उन दोनों की वैल्यू आ जाएगी 8 8। तो एक ने खरीदे 8, दूसरे ने खरीदे 13, तो हो जाएंगे दोनों 21। समझ आया ना, ये निकालना कैसे, 5 बुक लेस करिए मतलब 21 में से 5 हटा दो, डिफरेंस पीछे बच गया 16, 16 दोनों ने इक्वल इक्वल करिए। अब देखो क्यू ने लेस करी है ना, तो जो वैल्यू 8 है, देखो क्यू बराबर 8 हो जाएगा, और जो पी है पी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 13, ये दो वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब इन दोनों देखो एक्स एंड वाई टुगेदर परचेज्ड, तुम्हारा बुक्स नंबर 28, एक्स प्लस वाई बराबर 28, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं तुम्हें हिंट देगा पी परचेज्ड 5 नोटबुक्स मोर देन एक्स डिड, ठीक है। अब तुम्हें पी ने बोला है ना कि पी ने 5 ज़्यादा करी है, ये पी है, 5 ज़्यादा करी तो एक्स का कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 8, गेटिंग इट, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। अब जब एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी है, 20, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। हो गया ये क्लियर, इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब आती है जेड की, जेड परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन एक्स डिड, एक्स ने कितना करा 8, तो जेड का हो जाएगा 16। इनको टोटल करोगे, मैंने यहाँ पे टोटल ये डाला भी है इनकी वैल्यूज़, टोटल करोगे तो अराउंड 65 आएगी, एक बुक की 40 वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2600। बस इतना इजी क्वेश्चन है, इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा वो अपना लॉजिक लगाना है, उससे क्वेश्चन करना है, तो आराम से हो जाएगा एप्टीट्यूड से, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मेरे को, तो मैंने इसको छोड़ दिया, सिंपली आप भी छोड़ सकते हो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आई वुड कंसिडर इट एज ए रेड फ्लैग, ठीक है। देन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बट यहाँ पे एक बहुत ट्रैप सेट किया यूपीएससी ने, जो जनरली एग्जाम के मोमेंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। होगा कैसे, इसको देखते हैं एक बारी फटाफट, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग द 6 पर्सन, ठीक है। एक्स बंदा है, उसको पेन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 6 बंदों में। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय द बी, फॉर एग्जाम्पल ए का ले लें 2, बी का ले लें 1, ठीक है। अब देखो ठीक है, थ्राइस टाइम्स दैट ऑफ सी, सी का है ए बी सी, थ्राइस है सी का, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसी वैल्यू लें जो इनका डायरेक्टली मतलब एक तरीके से वो 3 गुना हो सके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को रख ले 3, तो बी कितना है, ट्वाइस है, मतलब बी उसका हाफ है, बी को रख लिया 1.5, गेटिंग इट। ए गेट्स देखो 3 टाइम्स दैट ऑफ द सी, ए गेट्स 3 टाइम दैट ऑफ द सी, मतलब सी का 1 हो गया, 4 टाइम दैट ऑफ डी, तो डी का 4 टाइम है, तो 4 टाइम कितना होगा 7.5, समझ रहे हो भाई, 0.75 इंटू 2 कितना होता है 1.5, इंटू 2 कितना हो गया 3, ठीक है।
ये होगा डी, एंड दैट 5 टाइम्स दैट ऑफ ई। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। ये समझ आ रहा है ना तुम्हें, इनका बस भाग देते रहो, 30 में भाग दोगे 5 का तो 6 आएगा, तो 0.6 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो ऐड किया है, ठीक है। एंड 6 टाइम दैट ऑफ एफ, तो एफ का हो जाएगा 0.5, 6 टाइम में। अब इनको क्या करो अब तुम्हारे पास वैल्यूज़ तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी ने ट्रैप क्या सेट किया है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पेन दैट एक्स शुड बाय सो दैट द नंबर ऑफ द पेन्स ईच वन गेट इज इवन नंबर। इवन नंबर होना चाहिए हर बंदे का, ठीक है। तो पहले इनको क्या करो, उसमें लेके आ जाओ, मतलब भाई सिंगल डिजिट में ये पॉइंट्स हटा दो सारे, ठीक है। पॉइंट्स हटाओगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। इतने तक आ गया। अब ये फिर से पॉइंट है तो डबल कर लो, इनका डबल कर लो, क्योंकि अगर 10 से किया तो ये ज़्यादा नंबर हो जाएंगे भाई, 30 से 10 किया तो सीधा 300 हो जाएगा। तो एक बार इस पॉइंट को हटा दो, तो इंटू 2 कर सकते हैं, तो 15 हो गए, 20 हो गए, ये 30 हो गए, ये 60 हो गए, ये 12 हो गए और ये 10 हो गए। अब इनको कैलकुलेट करो। ये ऐसे नंबर है जिनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ए भाई उन 6 लोगों में, जो एक्स है, सॉरी 6 लोगों में। लेकिन इसने एक जो एग्जामिनर है, देखो इनको कैलकुलेट करोगे ना तो दे विल गिव यू रिजल्ट ऑफ 147। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ ट्रैप सेट किया कि सब इवन होंगे, सब इवन होंगे, दैट मीन्स ये भी ऑड है, ये ऑड है ना, अभी तक तो सब इवन होंगे, मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा, ये 30 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, बाकी सारे तो मतलब वो होंगे, इवन में ही होंगे, बस इसको एक ऑड है, इसको इवन में करना पड़ेगा। 40, 60, 120, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 294 आएगा, मतलब इनको ऐड करोगे तब, ठीक है। यहाँ पे सारी टर्म्स इवन है, गेटिंग इट, तो ये 294 हो जाएगा। बस ये ट्रैप है, यहाँ पे एक 15 ऐसा है जो ऑड है, जिसकी वजह से तुम गलत जा सकते हो अगर तुमने इवन नंबर नहीं देखा है तो। इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपली करोगे तो हो जाएगा, गेटिंग इट, ठीक है। ये तो देखो आराम से हो जाएगा, इसको डिस्कस करने का कोई नहीं, ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन वाले इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आराम से। देन योर क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन मेरे लिए रेड फ्लैग है, अगर नंबर सिस्टम तुमने अच्छे से किया तो यू कैन डू। इसमें थोड़ा बहुत एक्स, देखो मेरे को जनरली एक्स वाली इतनी चीज़ें अच्छे से नहीं आती, तो मैं अपना जो कॉमन सेंस है, अपना जो लॉजिक है वो लगाता हूँ, उससे क्वेश्चन मैनुअली निकल जाता है। तो ये एक्स वाली तुम चीज़ें छोड़ सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये भी लंबा है क्वेश्चन। लंबा क्यों है कि इन्होंने 1 से 7 तक ऐसे डिजिट दिए, नो रिपीटेशन भी दिया है, द डिजिट इन द पिन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट आज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर भी दिया है, एनी 2 डिजिट इन द डिफर बाई एटलीस्ट 2। इतने सारी चीज़ें दी हैं, उनको एग्जाम मोमेंट में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, सिंपली हटा दो, रेड फ्लैग, ठीक है। देन दिस क्वेश्चन राइट एंगल वाला, यार किसी की रीजनिंग वाली बुक से करोगे ना, यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में 3-4 बार ये कंसेप्ट पूछ रखा है, तो वहाँ से तुम्हारा आराम से हो जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 24 मैन 12 वीमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। हाउ मैनी डेज कैन 12 वुमेन एंड 30 मैन, यहाँ पे मैन और वीमेन की एफिशिएंसी नहीं दी है तो हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। सिंपली ये क्वेश्चन सबसे ईजी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ईजी क्यों है, अगर तुम देखोगे ना 91 को ब्रेक करो कितना होता है, 13 इंटू आई थिंक 7 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 92, 93 और 1261 को अगर तुम आई थिंक 13 से भाग दोगे, ठीक है, 13 से तो 97 आता है, तो इस 97 से ये 97 हट जाएगा, तो रिमाइंडर तुम्हारा जीरो आ जाएगा। मतलब बेसिकली इन क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा है तो इनको आप रेड फ्लैग में डाल दो, क्योंकि माइट भी तुम्हारा क्वेश्चन ये एग्जाम हॉल में ना हो। हमने 70 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए ना, तुम उसमें भी 10 क्वेश्चन और भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट पीछे जो 60 क्वेश्चन है ना वो एग्जाम हॉल में करके आने हैं। ये मेरे को आप प्रॉमिस करो कि मेरे को 60 क्वेश्चन करके आने हैं। एंड प्लीज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए ना, तो एक आपको कमेंट करना है कि दिस इज़ द गुड अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ, एंड प्लीज़ कंटिन्यू इट, ठीक है, सो दैट कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ। अदरवाइज़ मेरे को लगेगा कि हाँ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो देर इज़ नो वे कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ। तो यू हैव टू कमेंट बिलो कि दिस अप्रोच इज़ ए गुड अप्रोच एंड प्लीज़ कंटिन्यू इट, ठीक है। ये इतना कंट्रीब्यूशन आई डिमांड फ्रॉम यू, सो दैट कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आपको समझ आने चाहिए चीज़ें, ठीक है। गॉट इट, हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें आओ, ठीक है। ये क्वेश्चन ईजी है, मतलब इसको आप अगर बेसिक वे से करोगे ना
तब भी हो जाएगा, अगर नहीं भी हो तो मेरे को बता देना, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। थोड़ा सा मतलब वो है कि ऐसा होता है ना कि एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें थोड़ा सा वो लेना पड़ेगा कि भाई नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। अगर नहीं हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। ये है 70% वाला 170, मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, अगर थोड़ी भी लास्ट टाइम भी समझाया था, थोड़ा बहुत परसेंटेज के हिसाब से सोच के तुम ब्रॉडली आइडिया इसका निकाल सकते हो कि एक्स बड़ा है, वाई बड़ा है, जेड बड़ा है। नहीं हो रहा है तो बता देना, बट ईजी क्वेश्चन है तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हो जाएगा आराम से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर योर, ये क्वेश्चन हाँ छूट गया था मेरे से, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों है, इस क्वेश्चन का समझना है कि क्या मोटो है इस क्वेश्चन का, ठीक है। टू कैंडिडेट्स है एक्स एंड वाई, एक इलेक्शन को कंटेस्ट करें, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट। दैट मीन्स कि 80% वोट पड़े हैं, 20% वोट नहीं पड़े, ठीक है। 80% में कोई इनवैलिड नहीं है। देयर वॉज नो नोटा, मतलब नोटा भी नहीं है। एक्स गॉट 56% वोट्स, ठीक है, एंड वॉन द इलेक्शन बाय द 1440, मतलब इस बंदे ने 56% वोट हासिल किए हैं, ठीक है, और उसको मिल गए हैं। अगर आपको जैसे क्या होगा कि इसने 56 हासिल किया तो उस दूसरे बंदे ने 44% हासिल किए भाई, जो हारा है, और ये जीता कितना है, 1440 वोटों से। दैट मीन्स कि इनके जो बीच का डिफरेंस है ना 12%, वो कितने बराबर है, 1440 के बराबर है। तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया ना कि जितने वोटों से हारा है, जो परसेंट डिफरेंस होगा उतने वोटों से ही तो हारेगा ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोट लिस्ट। ये 80% की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे 20% भी साथ में मिला के बोल रहा है। मतलब द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट बोथ दी टोटल वोटर्स बोला है ना, तो हम तो अभी तक इन वोटर्स की बात कर रहे हैं जो पढ़े हैं। ये भी पूछ रहा है वोटर्स लिस्ट में कितने वोट हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब 12% तुम्हारा 1440 है तो तुम्हें क्या करना है, इसको करना है पूरा 100%। गेटिंग इट, इसको 100% करके अब इसका एक बारी कैलकुलेट करते हैं कि अगर मान लो 1440 है अपॉन 12, तो ये हो गया 12, 120, अराउंड 12,000 पड़ेगा, ठीक है। ये 12,000 है तुम्हारा 80%। तो अब देखो परसेंट वाला सेम चीज़ है ना, 80% है तो रेशियो 4 में ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो 12,000 को आप 4,000 में डिवाइड करो, मतलब 4 के रेशियो में डिवाइड करो, 3,000, 3,000 प्लस ये ऐड कर दो। दैट मीन्स कि टोटल वोट्स है ना वो है तुम्हारे 15,000। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। नहीं भी आई हो तो मेरे को बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा, ठीक है। 1,000 से ऊपर का नंबर बोल रहा है जो, मतलब इन नंबर से अगर डिवाइड करे तो रिमाइंडर करेगा लीव 0, अरे सॉरी 3 करेगा। तो इनमें ऐसी नंबर फाइंड आउट करो जिससे तुम इजीली मतलब वो कर सकते हो, मतलब उससे कैलकुलेट ईजी से कर सकते हो, उसका मल्टीप्लिकेशन ईजी से कर सकते हो। यहाँ पे है 15। अब तुम 15 का कैसे करोगे, देखो 15 का 10 होता है 150, 15 का मतलब 150 मतलब कि 300 के जोन में जाओ, कि 15 का 20 बार करोगे तो 300, तो 300 300 300 900 में तो तुम्हारा 1500 आराम से, मतलब 15 का भाग जाएगा। उसके बाद में प्लस 150 करो, क्योंकि ये सारी टर्म्स 1050 से ज़्यादा ही है। दैट मीन्स कि 1050 तक 15 का भाग तो आराम से जा रहा है। ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई। अब जब 150 तक जा रहा है तो इसमें तो कितना रिमाइंडर रह गया भाई, 150 प्लस 15 165 होते, 1065 होंगे, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर रह जाएगा 13, ये तो जाएगा ही नहीं। गेटिंग इट, तो पहला तुम्हारा हो गया गलत। दूसरा देखो 1073, तो अब 1073 में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1065 आएगा आगे वाली टर्म, तो रिमाइंडर आ जाएगा 8, ये भी नहीं आएगा। 1083 में, 83 में देखो रिमाइंडर आएगा, 1080 में भाग पूरा जाएगा, क्योंकि 1050 प्लस 15 प्लस 15, तो ये बच गए 3, इसमें बच रहे हैं। अब 1183 में पूछ रहे हैं, दैट मीन्स अभी तक ये तो ऑप्शन है अपना। 1183 में एक बारी देख लो कि 1050 में जा रहा है तो तुम्हारा 1200 में जाएगा, ठीक है। 1200 में जाएगा, दैट मीन्स कि एक टर्म कम कर लो, ये हो गया 1185, इसमें पूरा भाग जा रहा है। समझ आ रहा है 1500 का कि पूरा भाग इस पर्टिकुलर चीज़ में जा रहा है, कि 1185 में 15 का भाग पूरा जा रहा है, ठीक है। तो उससे पहले वाली टर्म लेनी है ना अपने को, 3 रिमाइंडर लाना है। दैट मीन्स कि 1100 तुम्हारा बैठ जाएगा 73। अगर 1173 होता है ना फिर 3 रिमाइंडर आ जाता, या होता 1188 फिर 3 रिमाइंडर आ जाता, ठीक है। तो इसको भी हटा दो, ठीक है। इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा 13, तो अपने को 13 नहीं चाहिए, 3 चाहिए। बस एक 15 को ही उठाना था
उसी को पिक करना था और उसी के बेसिस पे करना था, क्योंकि इन सब देखो 18 का तुम इतना जल्दी नहीं कर सकते, 12 का भी इतना जल्दी नहीं कर सकते, 9 का भी नहीं कर सकते, 6 का भी नहीं कर सकते। 15 ऐसा है जिसको तुम उसमें ला सकते हो जीरो वाली फॉर्म में, ठीक है, 150 तो ये यही बस एप्टीट्यूड है जो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेट पी बी द 2 डिजिट नंबर एंड क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट। मतलब ऐसा है कि एक 2 डिजिट नंबर है और उसको रिवर्स करोगे तब भी वो 2 डिजिट ही रहेगा, बट सेम नंबर है। मतलब जैसे 24 है 42 है, वैसा सिस्टम बता रहा है, ठीक है। रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, जब रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो इफ़ पी एंड क्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों का बैठ रहा है 2500 के अराउंड, ठीक है। तो तुम सोचो कि ऐसी अपने खुद के माइंड में ऐसी चीज़ लाओ कि दो संख्याएं हैं, तो अगर मान लो जैसे 50 × 50 होता है तो उसका मतलब है 2500 होगा। तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए थॉट कि मुझे उसके आसपास कोई टर्म देखनी है। दैट मीन्स कि वो टर्म आइदर 50 होगा या 50 के आसपास होगा, 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55 होगा, कुछ ना कुछ होगा, ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन 2500 के अराउंड आ जाएगा। गेटिंग इट? अब देखो तुम मान लो तुम लेते हो 50, 51 ले रहे हो, 51 × 15, क्योंकि उसका उल्टा भी तो करना है, रिवर्स ऑर्डर में बोला है ना। तो इनका करोगे तो नहीं आएगा, ये हार्डली कितना होगा 500 और 750 ऐसा कुछ होगा जो भी, ठीक है। फिर ले लो 52 × 25, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 52 × 10 प्लस × 5 करो, क्योंकि इसका 10 इसका 10 और इसका 5 जो हमने ऊपर डिस्कस करा, तो ये 520 हो जाएगा, 520 1020, तो 2420 अभी तक नहीं आया, ठीक है। 53 × 35 करो, तो ये भी तुम्हारा 530 × 3, ये भी नहीं होगा। अब करो तुम 54 × 45, इनको करोगे तो एग्जैक्टली तुम्हारा 14 ये 30 आ जाएगा, ठीक है। बस ये एप्टीट्यूड ध्यान रखना है कि ये 2500 है, कल को मान लो ये 3000 होता तो अपने को 60 के अराउंड लेना पड़ता। गेटिंग इट? मतलब मान लो उसके उस जोन में होता 60 नहीं, सॉरी अराउंड, हाँ 60 के आसपास बैठेगा, 3600 या तुम 55 तक जा सकते हो, ठीक है। तो उस रेंज में जाओ जिसके आसपास का कोई टर्म ऐसा हो, जैसे मान लो ये कर सकते हो कि जैसे भाई 3500 के अराउंड हो मान लो, ठीक है। तो तुम देखोगे 60 का लेना है, 60 × 60 36 होता है, तो उसके आसपास का टर्म होगा जो यहाँ तक डिवाइड हो सकता है। अब बोला है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पी एंड क्यू, डिफरेंस कितना है 9। गॉट इट? 54 × 45 में डिफरेंस 9 है, ठीक है। यहाँ पे जीएस वाला लॉजिक, कैन बी ऑड नंबर, कैन बी ऑड नंबर, कैन बी ऑड नंबर, कैन बी प्राइम नंबर, कैन बी प्राइम नंबर, इतने सारे नंबर है, एक आध ट्राई कर लो तुम्हें लगभग आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो सिंपली हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। उसका है अपना क्लॉक वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। पहले एक बारी बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो तो आराम से तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ सो दैट कि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। 2 कंटेनर्स है एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स कंटेन्स 100 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, ये 100 मिलीलीटर ऑफ मिल्क ये कर रहा है एक्स में, ठीक है। एंड वाई कंटेन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, वाई का है तुम्हारा 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऐसे हिंट देने के लिए लिख रहा हूँ, गेटिंग इट? अब 20 मिलीलीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम एक्स इज ट्रांसफर टू द वाई, यहाँ से 20 मिलीलीटर आप मिल्क यहाँ पे जोड़ रहे हो, ये हो गया मिल्क, ठीक है। अब आफ्टर मिक्सिंग वेल, अब इनको मिक्स कर दिया दोनों को, तो दोनों की क्वांटिटी कितनी है 120। 120 मतलब ये कितना 20 वाला रेशियो कितना में टूटा है, वही जो परसेंटेज वाला है, 6 बार हुआ ना। दैट मीन्स कि जो 100 है प्लस 20 है, इनका तुम्हें उस वे से लेना है, उस हिसाब से इनका देखो, अभी अभी तक यही समझो। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि 20 मिलीलीटर ऑफ द मिक्सचर इन द वाई इज ट्रांसफर्ड बैक टू द एक्स। अब जब इनका मिक्सर एक्स में आएगा ना तो किस वे में आएगा, 20 का बोला है, इनमें से 120 में से 20 निकालना है, तो 20 100 मतलब 120 का 20 कितना है भाई, छठा पार्ट है ना, सिक्स्थ पार्ट है, तो इन दोनों का सिक्स्थ पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट कैसे निकलेगा देखो, 100 का सिक्स्थ पार्ट प्लस 20 का सिक्स्थ पार्ट, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे ना, जो 20 का सिक्स्थ पार्ट होगा वो होगा 2, 100 का जो सिक्स्थ पार्ट होगा वो होगा 18, ठीक है। ये तुम एक बारी देख लेना कैलकुलेट करके, ये सेम टर्म्स आएगी, ठीक है। जब इसमें वापस आ गया तो इससे पहले निकला कितना था, 20 निकल गया, तो पहले 80 रह गया, 80 प्लस तुम्हारा ये 2 आ गया तुम्हारे पास में
जो मिल्क है, तो मिल्क 82 रह गया, और यहाँ से मिल्क कितना गया है, यहाँ पे पहले कितना था, 100 था, 18 चला गया है, तो यहाँ पे कितना बचा, 82। दैट मीन्स कि इनकी जो क्वांटिटी है ना, अब देखो m डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द मिल्क इन x, n डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द y। सॉरी, ये वाटर है, तो वाटर यहाँ पे रह गया 82 और 82 यहाँ पे रह गया मिल्क, तो क्वांटिटी सेम है। इसको एक बार आप फिर से सुनोगे, खुद से करोगे तो आराम से, इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। ठीक है, बस मिक्सरण का जब तुम निकालोगे ना 100 और 120 में से, तो ये ध्यान रखना है कि इसकी 6th यूनिट निकालनी है दोनों की। ठीक है, दोनों की 6th यूनिट। गेटिंग इट? ये अच्छा क्वेश्चन है। 17 मैं एक बार ही समझा देता हूँ। जब पाई चार्ट बनाते हो ना, तो उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब पूरा 360 होता है। ठीक है, यहाँ पे ABCDE की वैल्यू दे रखी है, हाउस होल्ड्स, ये एक्सपेंडिचर दिया है। BCDE का, इनका दिया हो, ए का नहीं दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 90, 50, 45 और 75। ठीक है, इनका करो आप, इनको वो करो, जोड़ो एक बार कितना बैठता है, तो ये बैठ गया तुम्हारा 90, 50, ये हो गया 140, और ये 45 और ये 75 हो गए 120, तो ये हो गया 260। 260 डिग्री तो इनका एक्सपेंडिचर हो गया, पीछे ए का एक्सपेंडिचर रह गया 100। ठीक है, अब देखो, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर आइटम ऑफ ई, मतलब जो ए का है ना, ए का कितना बचा, 100 डिग्री। 100 डिग्री तुम्हें निकालना है 300 डिग्री का कितना है, तो वो आ जाएगा 259/9। ये इनका निकालोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये करो इसको, सॉरी, तुम्हें करना पड़ेगा 100 का 360 कितना है। ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, फिर तुम करो 1000/36, 1000/36, 4 का भाग दो 250, इसमें 4 का भाग दो 9। ठीक है, 250। समझ आया है? इसने बस तुम्हें घुमाने के लिए डिग्रीज दे दी है, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 360 है, तो पीछे ए का रह गया 100 डिग्री, 100 डिग्री रह गया, तो 360 का 100 डिग्री कितना होगा, 250/9। ईजी क्वेश्चन है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, छोड़ दिया मैंने। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम वाला, एक बार आप ट्राई करो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये टफ़ है, ये भी टफ़ क्वेश्चन है, नहीं होंगे एग्जाम के टाइम में, आराम से छोड़ दो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 3 कंजिकेटिव इंटीजर्स, कंजिकेटिव इंटीजर्स बोल रहा है, नॉट नेचुरल नंबर। इंटीजर्स मतलब -2, -1 भी हो सकता है। ठीक है, कंजिकेटिव मतलब कंजिकेटिव होंगे, लाइन्स में होंगे। ठीक है, ठीक है, देन इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स, हाउ मैनी सच पॉसिबल आर देयर, मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो अब देखो 1, 2, 3, इनका सम कितना है 6, इनका प्रोडक्ट कितना है 6। ठीक है, गॉट इट, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब इसने बोला कि हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटी आर देयर। ठीक है, अब तुम दूसरे वे से भी कर सकते हो इसको। दूसरे वे में क्या है कि मान लो सम बोला है ना इसने, देखो सम ऑफ द 3 कंजिकेटिव नंबर। ठीक है, एंड इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, एक हो गया 1, 2, 3। ठीक है, एक तुम ये ले सकते हो कि -1, -2 और -3। ठीक है, इन तीनों का कर लो, तो इन तीनों का करोगे तो वो भी सेम बैठेगा। बस तुम्हें यहाँ पे जाना था कि इन तीनों का देखना है एक बारी। ठीक है, नेगेटिव में भी जाना है, तो वो भी तुम्हारा सही बैठेगा। गेटिंग इट? तो जो कंजिकेटिव 3 टर्म्स है ना, कंजिकेटिव में ये हो गई। ठीक है, एक कंजिकेटिव तुम्हारा ये बैठ जाएगा, -1, 0, +1। ठीक है, इसका तुम वो करो, सम करो, तो सम इनका ये दोनों हट जाएंगे, तो सम हो गया 0। इनका मल्टीप्लिकेशन करो तब भी 0 हो जाएगा। तो देर आर 3 टर्म्स जिनका ये रेशियो बैठ रहा है। इंटीजर मतलब नेगेटिव भी हो जाएगा, बस ये है। अब यहाँ पे जाओ, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म है, इसमें कितने नंबर्स बैठ सकते हैं, वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, मान लो 0 है, तो यहाँ पे x की जगह 1 से लेकर 9 तक टर्म्स आ सकती है। इसने बोला ना डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट आएगी मतलब अगर यहाँ पे 1 से 9 तक आ सकती है, तो यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटी बन गई भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और डिस्टिंक्ट बोला है मतलब इधर एक पॉसिबिलिटी कम बनेगी, रिपीटेड नहीं है ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई 8। 9 × 7 72 वो बनेगी तुम्हारी टोटल, क्या बोलते हैं उसको, पॉसिबिलिटीज़। अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता तो 9 × 9 हो जाता, तो तुम्हारा 81 हो जाता। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। एवरेज निकालना है, एग्जाम के मोमेंट में ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगली बारी में। जो भी ये सिंपल क्वेश्चन है ना वीडियो में, तो मैं उनको स्किप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी वीडियो में अराउंड 1 आवर एंड 5 मिनट्स हो गए, तो थोड़ा वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी आई कुड हैव एक्सप्लेन दीज वीडियोज़ इन दी, मतलब एक अच्छे मैनर में, बट स्टिल अगर तुम्हें है भाई कि बेसिक्स
भी वीडियोस आप एक्सप्लेन कर लो, जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब 21 का पेपर लूँगा तो उसमें कर लूँगा। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेर आई एक्सप्लेन दी 21 वाला CSET का पेपर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।